कहानी की शुरुआत में एक नकाबपोश को दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरह जख्मी होता है। तभी वहाँ पर चर्च के फादर आते हैं और वो उसे कहते हैं कि मैथ्यू ये पी लो। और मैथ्यू की अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि जब इंसान मर रहा होता है तो उसे अपनी बीती ज़िंदगी की झलक दिखाई देती है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर मैथ्यू एक बच्चा है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं। वो मैथ्यू को मारते हैं और इसके बाद मैथ्यू अपने घर जाता है जहाँ पर उसके पिता होते हैं। दरअसल उसके पिता कभी बहुत बड़े बॉक्सर थे, लेकिन अब वो बॉक्सिंग छोड़ चुके हैं। और जब मैथ्यू के पिता मैथ्यू को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें लड़ाई करने से मना किया था ना। दरअसल उसके चेहरे पर चोट होती है। मैथ्यू कहता है कि मुझे पता है कि आप फैलन के लिए काम करते हैं। फैलन वो इंसान है जो सारे इलीगल काम करता है। मैथ्यू के डैड मैथ्यू से बहुत प्यार करते हैं। वो उसे कहते हैं कि अगर मैं फैलन के लिए काम करता तो क्या डॉग पे मैं डबल शिफ्ट करता। तुम्हें इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बनो। तुम्हें एक डॉक्टर या लॉयर बनना है। मैथ्यू कहता है कि हाँ डैड, मैं ऐसा ही करूँगा। और अगले दिन जब मैथ्यू अपनी मार्कशीट लेकर एक शॉर्टकट रास्ते से अपने डैड के पास आ रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके डैड एक आदमी को मार रहे होते हैं। मैथ्यू समझ जाता है कि उसके डैड ने उससे झूठ कहा है, वो अभी भी फैलन के लिए काम करते हैं। मैथ्यू ये सब देखने के बाद वहाँ से भाग जाता है। यहाँ डॉग पर बहुत सारा केमिकल आया होता है और जब मैथ्यू भाग रहा होता है उसके सामने एक केमिकल की ट्रॉली आती है। और जब मैथ्यू उसके सामने आता है तो ड्राइवर को ब्रेक मारनी पड़ती है, जिसकी वजह से उस ट्रॉली के आगे जो शार्प रॉड्स होती है वो एक केमिकल के ड्रम से टकराती है और बहुत सारा केमिकल मैथ्यू की आंखों के अंदर चला जाता है, जिस वजह से उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। इस बात से मैथ्यू के डैड को बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है। वो अपने बेटे मैथ्यू से माफ़ी मांगते हैं। मैथ्यू ने माफ़ कर देता है और इसके बाद मैथ्यू के डैड एक बार फिर से बॉक्सिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और वो लगातार कई फाइट्स जीतते हैं। वही मैथ्यू की आंखें चली गई हैं, उसे हर रोज़ स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन मैथ्यू की आंखें जाने के साथ उसके पास जो 4 और इंद्रियां थी उनमें एक अजीब सी शक्ति आ गई। उसे अपने आसपास हर एक आवाज़, हर एक चीज़ महसूस होने लगी। हालांकि वो आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन वो अपने पास चलने वाली चींटी की आवाज़ भी सुन सकता है। साथ ही साथ उसकी बॉडी में गजब का बैलेंस आ जाता है और एक बार फिर से वही बच्चे जो हमेशा मैथ्यू को चिढ़ाया करते थे, उसे परेशान करते थे, वो दोबारा उसके पास आते हैं। लेकिन इस बार मैथ्यू उन सबको सबक सिखाता है। साथ ही साथ मैथ्यू लगातार प्रैक्टिस से अपने दिल से हमेशा के लिए डर निकाल देता है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के आसपास कलाबाजियाँ करता है। अब एक दिन जब मैथ्यू के डैड का बॉक्सिंग मैच होता है, उनके पास फैलन आता है और वो उन्हें कहता है कि आज का मैच तुम्हें हारना होगा। हालांकि मैथ्यू के डैड मना कर देते हैं, लेकिन फैलन उन्हें कहता है कि तुम्हें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम इस मैच को हारोगे तो बदले में तुम्हें काफ़ी पैसे मिलेंगे। और मैथ्यू के डैड इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। और मैच के दौरान जब वो हार रहे होते हैं तभी वहाँ पर मैथ्यू भी आ जाता है और वो अपने डैड को कहता है कि कम ऑन डैड, आप हार नहीं सकते। और अपने बेटे की आवाज़ सुनने के बाद मैथ्यू के डैड उठते हैं और एक ही पंच में दूसरे बॉक्सर को नॉकआउट कर देते हैं। इस बात से फैलन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। वही मैथ्यू अपने डैड का बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके डैड के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो भागता हुआ बैक स्ट्रीट पर जाता है और वो देखता है कि उसके डैड की मृत्यु हो चुकी है। दरअसल फैलन के लोगों ने उसके डैड को मार दिया होता है। उसकी डैड की बॉडी के ऊपर एक गुलाब का फूल भी होता है। अपने डैड की मृत्यु से मैथ्यू को बहुत दुख होता है और वो अपने डैड से वादा करता है कि वो कमज़ोरों की, बेसहारों की, मजबूर लोगों की हमेशा मदद करेगा, उन्हें इंसाफ दिलाएगा। हालांकि खुद उसके डैड को कभी इंसाफ नहीं मिल पाया, उनके कातिल का कभी कुछ पता नहीं चला। अब कई साल बीत जाते हैं और मैथ्यू एक वकील बन चुका है। वो एक रेप केस लड़ रहा होता है जिसमें एक बार टेंडर का किसी ने रेप किया होता है। लेकिन वो आदमी जिसने रेप किया है वो महंगे वकील हायर करके, साथ ही साथ झूठे गवाह पेश कर कर इस केस से बच जाता है। मैथ्यू से कहता है कि अच्छा हो कि इंसाफ यहीं पर हो जाए। वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। मैथ्यू अपने घर पर जाता है और अब वो अपनी नकाबपोश वाली ड्रेस पहनता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो आदमी अपने आदमी के साथ पार्टी कर रहा होता है। हालांकि मैथ्यू अंधा है, लेकिन वो हर एक छोटी से छोटी आहट को सुन सकता है। उसे पता है कि कौन कहां पर है, कहां पर क्या क्या चीज़ें रखी हुई है और अपनी इन सभी सेंसेस को यूज़ करके यहाँ पर जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं सबको सबक सिखाता है। लेकिन वो रेपिस्ट यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। मैथ्यू उसका पीछा करता है और एक बार फिर से उसे पकड़ लेता है।
लेकिन इससे पहले कि मैथ्यू उसे सजा देता, वहाँ से एक मेट्रो ट्रेन गुजरती है और मेट्रो ट्रेन की आवाज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और इस बात का फ़ायदा उठाकर रेपिस्ट उसके सिर पर गन तान देता है। और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि अगर मैथ्यू के पास कुछ शक्तियाँ हैं तो उसकी कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। लेकिन इससे पहले कि रेपिस्ट उस पर गोली चलाता, वो उस रेपिस्ट को रेलवे ट्रैक पर गिरा देता है और तभी वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है जिससे उसकी हत्या हो जाती है। और इस तरह से मैथ्यू उस औरत को जिसका रेप हुआ था उसे इंसाफ दिलाता है। मैथ्यू के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर पुलिस आती है और वो समझ जाती है कि ये काम डेयर डेविल का है। दरअसल मैथ्यू को पूरा शहर डेयर डेविल के नाम से जानता है और जब भी डेयर डेविल कोई काम करता है तो वो वहाँ पर अपना मार्क बनाकर चला जाता है ताकि लोगों को पता चल सके कि ये डेयर डेविल का काम है। अगली सुबह मैथ्यू चर्च के पादरी के पास जाता है। वो अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगता है। चर्च के पादरी बोलते हैं कि तुम दिन में वकील और रात में जज क्यों बन जाते हो? मैथ्यू कहता है क्योंकि मैं गुनहगारों को सज़ा देना चाहता हूँ। पादरी कहते हैं कि तुम ही क्यों? वो कहता है क्योंकि मैं कर सकता हूँ और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। अब मैथ्यू अपने साथी वकील अपने दोस्त से रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाता है और तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम इलेक्ट्रा होता है। मैथ्यू बहाने से उसके पास जाता है, उसका नाम पूछने की कोशिश करता है, लेकिन इलेक्ट्रा उसे अपना नाम नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन मैथ्यू फिर भी उसका पीछा करता है और इलेक्ट्रा को समझ में आ जाता है कि ये उसका पीछा कर रहा है। हालांकि शुरू में वो उसके अंधे होने पर उस पर सिंपैथी दिखाती है, लेकिन जब इलेक्ट्रा वहाँ से जा रही होती है तो मैथ्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और अब मैथ्यू के बीच में और इलेक्ट्रा के बीच में एक फ्रेंडली फाइट होना शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रा भी फाइट में बहुत शार्प होती है, लेकिन वो मैथ्यू के स्किल्स देखकर इम्प्रेस हो जाती है कि कैसे एक आदमी जो देख नहीं सकता वो इतना शार्प हो सकता है। और अब इलेक्ट्रा उसे अपना नाम बता देती है और इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। इलेक्ट्रा मैथ्यू से पूछते कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो? मैथ्यू कहता है कि बस्ती में पले बड़े अंधे बच्चे को वक्त सब कुछ सिखा देता है। वो इलेक्ट्रा से पूछता है कि तुम्हें फाइट किसने सिखाई? वो कहती है कि मेरे डैड ने 5 साल की उम्र से मुझे सभी कलाओं का प्रशिक्षण दिया ताकि मैं स्ट्रांग बन सकूं। वहीं इलेक्ट्रा के डैड को दिखाया जाता है कि जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उनके सामने एक और बिजनेसमैन बैठा होता है जिसका नाम विल्सन फिस्क है और ये वही आदमी होता है जिसके लिए आज से सालों पहले मैथ्यू के डैड काम किया करते थे। यानी कि ये फैल्कन का भी बॉस होता है जिसने मैथ्यू के डैड को बॉक्सिंग मैच हारने के लिए कहा था। और अब इलेक्ट्रा के डैड विल्सन के साथ अपने सभी तरह के बिजनेस ताल्लुक को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि आजकल पुलिस और प्रेस वाले किंग पिन के बारे में बहुत पूछताछ कर रहे होते हैं और किंग पिन और कोई नहीं बल्कि खुद विल्सन होता है। लेकिन ये बात दुनिया को नहीं पता। इलेक्ट्रा के डैड विल्सन से कहते हैं कि मैं तुमसे हर तरह के बिजनेस ताल्लुक खत्म कर चुका हूँ। विल्सन यानी कि किंग पिन वहाँ से निकल जाता है और वो अपने आदमी से कहता है कि बुलसाई को बुलाओ, जो कि एक हिटमैन है। हिटमैन उसे कहा जाता है जो पैसों के लिए लोगों को मारता है। वहीं इलेक्ट्रा एक बार फिर से मैथ्यू से मिलने जाती है और मैथ्यू उसे अपनी फेवरेट जगह पर ले जाता है जहाँ पर बचपन में वो प्रैक्टिस किया करता था। वहाँ से चांद बहुत खूबसूरत दिखता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। इलेक्ट्रा कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ। मैथ्यू कहता है कि अभी मत जाओ क्योंकि बारिश होने वाली है। इलेक्ट्रा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैथ्यू कहता है कि मुझे एहसास हो रहा है और अगले पल वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये दोनों एक रिश्ते में हैं। इसके बाद मैथ्यू इलेक्ट्रा के डैड की एक पार्टी में जाता है क्योंकि उसे इनविटेशन आया होता है और वहाँ पर वो विल्सन से भी मिलता है। लेकिन मैथ्यू को पता है कि विल्सन कोई भी अच्छा काम नहीं करता, लेकिन उसे ये नहीं पता कि शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल जिसे किंग पिन के नाम से जाना जाता है वो और कोई नहीं बल्कि खुद विल्सन है। अब मैथ्यू इलेक्ट्रा से मिलता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। इलेक्ट्रा बहुत खुश होती है और तभी विल्सन इलेक्ट्रा के डैड के पास जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत खुश है। इसकी मॉम की मौत के बाद ये आज मुझे पहली बार खुश दिखी है। इसकी मॉम का कत्ल हो गया था, वो भी इसकी आंखों के सामने, और इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने वाला है। और इसके बाद विल्सन इलेक्ट्रा के डैड की जेब में गुलाब का फूल रखकर वहाँ से निकल जाता है। ये फूल ठीक वैसे ही फूल होता है जैसे आज से कई सालों पहले मैथ्यू की डैड की डेड बॉडी के पास था और अब इलेक्ट्रा के डैड भी अपने लोगों के साथ वहाँ से निकल रहे होते हैं। इलेक्ट्रा समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और वो मैथ्यू को कहती है कि मुझे जाना होगा और वो बाहर जाकर अपने डैड के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। मैथ्यू समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वहीं इलेक्ट्रा गाड़ी में अपने डैड से पूछती है कि क्या बात है।
उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ सच नहीं बता सकता, बस इतना समझ लो कि आज रात को न्यूयॉर्क शहर खतरे में है। और तभी इलेक्ट्रा गाड़ी से बाहर देखती है और वो देखती है कि बिल्डिंग की छत पर कोई भाग रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि डेड डेविल होता है, यानी कि ये मैथ्यू है। यहाँ पर एक और आदमी इनकी गाड़ी का पीछा कर रहा होता है जो मोटरसाइकिल पर होता है और ये और कोई नहीं बल्कि बुल्साई है जिसे विल्सन ने हायर किया है, जो कि हिटमैन है और ये दिमागी रूप से पूरी तरह से अनस्टेबल है। ये लोगों को मारने से पहले सोचता भी नहीं है और इसका निशाना इतना शार्प होता है कि कभी भी नहीं चूकता। इसके पास इसका सबसे बड़ा हथियार इसकी ब्लेड्स होती है जो ये दूर से फेंक कर इंसान को मार देता है। और अब ये चलती मोटरसाइकिल से 2 ब्लेड्स फेंकता है जो एक इलेक्ट्रा के ड्राइवर को और दूसरा उनके बॉडीगार्ड को लगते हैं। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इससे पहले कि वो इलेक्ट्रा के डैड को भी मारता, वहाँ पर डेड डेविल यानी कि मैथ्यू आ जाता है जिसने नकाब पहना होता है। बुल्साई उसकी तरफ अपने ब्लेड फेंकता है लेकिन डेड डेविल अपने आप को बचा लेता है। बुल्साई कहता है कि ये कैसे हो गया, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। और इसके बाद वो मोटरसाइकिल लेकर डेड डेविल की तरफ बढ़ना शुरू करता है। डेड डेविल भी उसकी तरफ भागता है और वो उसे किक मारकर मोटरसाइकिल से नीचे गिरा देता है। लेकिन डेड डेविल देखता है कि उसकी स्टिक जो कि उसका हथियार है वो बुल्साई के हाथ में है और वो स्टिक इलेक्ट्रा के डैड की तरफ फेंकता है। डेड डेविल उछलकर उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन तभी एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो स्टिक सीधा इलेक्ट्रा के डैड के सीने में जाकर गड़ जाती है। बुल्साई कहता है मैंने कहा था ना कि मेरा निशाना कभी नहीं चूकता, और वो वहाँ से निकल जाता है। इलेक्ट्रा ने बुल्साई को नहीं देखा होता है और वो डेड डेविल को देखती है और उसे लगता है कि डेड डेविल ने मेरे पिता का खून किया है। वो उस पर गोलियां चलाती है लेकिन डेड डेविल वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और अगले दिन वो मैथ्यू बनकर इलेक्ट्रा के डैड के क्रिमिनेशन में जाता है। वो इलेक्ट्रा से कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। इलेक्ट्रा कहती है कि तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते, मैं बदला लूंगी। मैथ्यू से समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें बदले से कुछ नहीं मिलेगा लेकिन इलेक्ट्रा उसकी बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। मैथ्यू जब अपने घर पर आता है तो वहाँ पर एक रिपोर्टर आता है। दरअसल इसे मैथ्यू की सच्चाई पता चल गई होती है कि मैथ्यू ही डेड डेविल है, क्योंकि वो स्टिक जिस स्टिक से इलेक्ट्रा के डैड को मारा गया था वो स्टिक उसे मिल गई होती है और वही स्टिक उसने मैथ्यू के हाथ में भी देखी थी। वो मैथ्यू को कहता है कि इलेक्ट्रा के डैड को किंगपिन ने मारा है और किंगपिन जब भी किसी को मारता है तो वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देता है और अब इलेक्ट्रा की जान खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ विल्सन यानी कि किंगपिन अपने आदमी बुल्साई को इलेक्ट्रा को मारने के लिए भेजता है और अब यहाँ से मैथ्यू भी इलेक्ट्रा को बचाने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो इलेक्ट्रा उस पर हमला कर देती है, क्योंकि इलेक्ट्रा को ये लगता है कि उसके पिता को और किसी ने नहीं बल्कि खुद डेड डेविल ने मारा था। वो उसे बुरी तरह से जख्मी कर देती है और जब वो डेड डेविल के नकाब को हटाती है तो वो देखती है कि ये मैथ्यू है। वो समझ जाती है कि उससे गलती हुई है, मैथ्यू इनोसेंट है, मैथ्यू ने उसके पिता का कत्ल नहीं किया। और तभी वहाँ पर बुल्साई भी आ जाता है। मैथ्यू इतना जख्मी होता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता और अब इलेक्ट्रा के बीच में और बुल्साई के बीच में फाइट होती है। हालांकि इलेक्ट्रा बहुत ट्रेंड होती है लेकिन बुल्साई उससे भी खतरनाक खूनी होता है और वो इलेक्ट्रा का खंजर उसी के शरीर के आर पार कर देता है। तभी हेलीकॉप्टर से वहाँ पर पुलिस आ जाती है। बुल्साई वहाँ से भाग जाता है और अब मैथ्यू इलेक्ट्रा के पास जाता है। वो उसका सर अपनी गोद में रखता है लेकिन इलेक्ट्रा बच नहीं पाती, उसकी मृत्यु हो जाती है। और इससे पहले कि पुलिस डेड डेविल तक यानी कि मैथ्यू तक पहुंचती, वो वहां से जख्मी हालत में निकल जाता है। वो सीधा चर्च जाता है जहां पहुंचने के बाद वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है। वहां पर चर्च के फादर आते हैं और उसे कुछ पिलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो होश में आ जाए। चर्च के फादर मैथ्यू की असलियत जानते हैं कि वही डेड डेविल है और ये इस कहानी का पहला सीन होता है जहाँ से पूरी कहानी मैथ्यू के यानी कि डेविल के दिमाग में चल रही होती है। डेविल किसी तरह से होश में आ जाता है और तभी यहाँ पर बुल्साई भी उसका पीछा करते हुए आ जाता है। वो फादर को चेतावनी देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। डेविल्स कहता है कि आप पीछे के रास्ते चले जाओ और पुलिस को कॉल करो। और इसके बाद बुल्साई के बीच में और डेविल के बीच में घमासान फाइट होती है जिसमें डेविल बुल्साई के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है। हालांकि वो भी उसी की तरह शक्तिशाली फुर्तीला होता है लेकिन वो डेविल के सामने टिक नहीं पाता। इसी लड़ाई के दौरान बुल्साई को ये पता चल जाता है कि तेज आवाज से डेविल की इंद्रियां काम करना बंद हो जाती है और वो एक लोहे की छड़ से वहाँ पर बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं उस पर जोर जोर से मारना शुरू कर देता है जिससे डेविल कुछ नहीं कर पाता। और इसके बाद बुल्साई उस पर कई वार करता है जिससे डेविल उसके सामने पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। और अब बुल्साई उसे बोलता है कि विल्सन ने सही कहा था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। डेविल पूछता है क्या विल्सन ही किंगपिन है?
वो कहता है कि हाँ, विल्सन ही किंगपिन है। उसी का तरीका है लोगों को लाल गुलाब देकर मारना। और यहाँ पर डेयरडेविल को अपने बचपन की वो याद आती है जब वो अपने पिता की डेड बॉडी के पास गया था और वहाँ पर गुलाब का फूल था और वो समझ जाता है कि किंगपिन ने ही उसके डैड को मारा था। इसके बाद बुल्सआई उस छड़ से जो उसके हाथ में होती है उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो उसके हाथ पकड़ लेता है और तभी उसे एहसास होता है कि पीछे से पुलिस ने गोली चलाई है। लेकिन इससे पहले कि गोली उसे लगती वो हट जाता है और गोली डेयरडेविल के हाथों के आर पार हो जाती है। जो हाथ उसकी शक्ति थे अब वो किसी काम के नहीं रहे। डेयरडेविल उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है, वो सीधा गाड़ी के ऊपर गिरता है पर वो अब भी जिंदा होता है। पुलिस उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है और डेयरडेविल यहाँ से सीधा किंगपिन यानी कि विल्सन के पास जाता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल चुका है। किंगपिन अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है और इसके बाद डेयरडेविल के बीच में और किंगपिन के बीच में घमासान युद्ध होता है, लेकिन डेयरडेविल से वो जीत नहीं पाता और वो उसके सामने घुटनों पर होता है। ये वही इंसान है जिसने उसकी गर्लफ्रेंड के पिता को मारा, जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा और यहाँ तक कि उसके पिता का भी कत्ल इसी ने किया, लेकिन वो उसे मारता नहीं है। वो कहता है कि मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ। और तभी पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है। किंगपिन कहता है कि पुलिस तुम्हें लेने के लिए आ गई। डेयरडेविल कहता है कि ये मुझे नहीं तुम्हें लेने के लिए आई है, क्योंकि किंगपिन का राज खुल चुका है, मैं यहाँ से भी रेडियो सुन सकता हूँ। किंगपिन कहता है कि मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगा। डेयरडेविल कहता है कि तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। तुम क्या कहोगे कि एक अंधा वकील डेयरडेविल है? तुम क्या कहोगे कि एक अंधे इंसान से तुमने बहुत मार खाई? किंगपिन कहता है कि मैं जल्दी जेल से छूट जाऊंगा और तुमसे बदला लूंगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारे जेल से छूटने का इंतजार करूंगा और डेयरडेविल वहां से चला जाता है। दरअसल डेयरडेविल ने उसे इसलिए नहीं मारा होता क्योंकि वो खूनी नहीं बनना चाहता था, क्योंकि बदला कभी सुकून नहीं लाता। और अंत में ये दिखाया जाता है कि डेयरडेविल आज भी अंधेरी रातों में छतों में इस शहर से जुर्म को मिटाने के लिए घूमता रहता है। और बुल्सआई जो कि हॉस्पिटल में है, जो कि डेयरडेविल से बदला लेना चाहता है, उसकी हड्डियों के कई टुकड़े हो चुके हैं, उसके पूरे शरीर पर प्लास्टर्स होते हैं और तभी उसकी आंखों के सामने एक मक्खी आती है जो उसे परेशान कर रही होती है। वो वहाँ से एक सिरिंज उठाता है और सीधा मक्खी पर निशाना लगता है, जिससे मक्खी मर जाती है। यानी कि आज भी उसका निशाना उतना ही सधा हुआ है, बस उसे इंतजार है तो यहाँ से निकलने का। और इसी अंत के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2003 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.3। इस फिल्म का बजट था $78 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $180 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।